हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एजुकेशन इज़ लाइफ। मैं हूं आकाश गायन और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाला हूं एडवांस सर्वेइंग का पूरा सब्जेक्ट में निचोड़ के 10 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर चुका हूं। इसी 10 क्वेश्चन को अगर आप रेफ़र कर लेते हो तो आप लोगों को कल का जो एग्ज़ाम है वो आप आसान तरीके से उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। भयंकर तरीके से मैंने पीपीटी को फॉर्म किया हूँ, तो आप जस्ट 10 क्वेश्चन को रेफ़र कीजिए, 10 क्वेश्चन को लर्न कीजिए, आप लोगों को पूरा का पूरा एग्ज़ाम आसान तरीके से आप लोग दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो अपन बात करेंगे पहले वाले क्वेश्चंस का, वो है प्लेन टेबल सर्विंग। देखो 10 क्वेश्चन मैंने लिया हूँ, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप इस 10 क्वेश्चन को करके जाइए, इसके रिगार्डिंग इसके रिलेटेड ही पेपर में आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इफ़ प्लेन टेबल सर्विंग इज कैरिड आउट फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन देन इट इज़ कॉल्ड एज। क्या होता है उसको अपन क्वेश्चन का आंसर निकालने से पहले थोड़ा सा प्लेन टेबल सर्वेइंग को समझते। देखिए प्लेन टेबल सर्वेइंग जनरली क्या होता है, एक ऐसा मेथड जिसमें कि आप क्या करते हो, जो भी आपके ग्राउंड सरफेस का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो किसके ऊपर, शीट के ऊपर। इसे ही प्लेन टेबल सर्वेइंग बोला जाता है। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में कुछ एसेसरीज होता है। सबसे पहला एसेसरीज होता है आप लोगों का ट्राइपॉड स्टैंड, उसके बाद में जो सेकंड एसेसरीज होता है वो होता है आप लोगों का प्लेन टेबल, एंड थर्ड एसेसरीज वो होता है जो भी होता है आप लोगों का एक स्प्रिट लेबल होता है जिसमें कि बबल्स होता है। इसी प्लेन टेबल को आप लोगों को क्या करने के लिए, लेबल करने के लिए इस स्प्रिट लेबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में होता है एक ट्रफ कंपास होता है जिसका यूज़ से आप लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को मार्क कर सकते हो, टेबल के ऊपर आप एग्जैक्टली मार्क कर सकते हो डायरेक्शन को। उसके बाद में आप लोगों के पास में होता है कि यू फॉर्क के एक एंड में होता है प्लम बॉब। इसका यूज़ आप लोग सेंटरिंग के लिए जनरली करते हो। इसका यूज़ आप किस लिए करते हो, सेंटरिंग के लिए जनरली किया जाता है। उसके बाद में जनरली पेंसिल, इन सभी एक्सेट्रा चीज़ों का अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सिंपली कहने का मतलब कौन से एसेसरीज है आपके पास, ट्राइपॉड स्टैंड, टेबल, ट्रफ कंपास, स्प्रिट लेबल, एलिडेट। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो था वो था आप लोगों का एलिडेट। ठीक है, तो एलिडेट क्या होता है, उसके एक साइड में होता है आई वेन, अंदर साइड में होता है ऑब्जेक्ट वेन। एक चीज़ ध्यान में रखना, वर्किंग एज ऑफ एलिडेट को क्या बोला जाता है, फिड्यूशियल एज भी बोला जाता है। ठीक है, इसके दो वेन होते हैं, एक आई वेन और एक ऑब्जेक्ट वेन। ठीक है, चलिए उसके बाद में मैं बात करता हूँ मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग के। जनरली 4 मेथड होते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग के। सबसे पहला मेथड रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड नाम से पता चल रहा है, मतलब एक रेडियली कुछ समथिंग फॉर्म होने वाला है, मतलब आप लोगों को जो भी ग्राउंड का एक सर्वे करके शीट में प्रोवाइड करना है वो रेडियली होने वाला है। मतलब सिंगल स्टेशन से आप लोगों को ऑब्जेक्ट का क्या करना है, मेजरमेंट ले लेना है। तो इसी मेथड में जनरली रेडिएशन मेथड सिंगल स्टेशन से किया जाता है। इस केस में आपको टेबल को शिफ्ट करने का नीड नहीं है। दूसरा कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड जो भी होता है इंटरसेक्शन मेथड। जनरली इंटरसेक्शन मेथड कब अडॉप्ट किया जाता है, जब भी आप लोगों का इनएक्सेसिबल पॉइंट को आप लोगों को रिप्रेजेंट करना हो। इनएक्सेसिबल पॉइंट कहने का मतलब जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते। सपोज यहाँ पे एक रिवर है, रिवर की उस साइड में एक पॉइंट है, इसको आप लोगों को क्या करना है, एकदम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है शीट के ऊपर। तो आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लोगे, यहाँ पे एक पॉइंट, इसको ए नाम दे दिया, इस पर बी, इसको पी। ठीक है, सबसे पहले टेबल को यहाँ पे रखे, इसको बाइसेक्ट किए और इसको भी बाइसेक्ट कर लिए विद द हेल्प ऑफ एलिडेट टचिंग सेंटर ओ। उसके बाद में आपने क्या किया, इसका जो बेस लाइन उसका मेजरमेंट कर लिया आप लोगों ने। उसके बाद आपने क्या किया, टेबल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट करने के बाद आप फिर से इसको बाइसेक्ट करोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट ऐसा आ रहा जो इंटरसेक्ट हो रहा शीट के ऊपर। उसी पॉइंट को आप लोग क्या बोलोगे, जो ओरिजिनल पॉइंट है उसे मानकर चलोगे। ठीक है, दैट इज नथिंग बट क्या होता है आप लोगों का इंटरसेक्शन पॉइंट। ध्यान में रखना है पॉइंट इंटरसेक्शन मेथड कब अडॉप्ट किया जाता है, जब आप लोगों का पॉइंट क्या हो, इनएक्सेसिबल हो। ओके, उसके बाद में थर्ड मेथड जो भी होता है वो होता है ट्रावर्सिंग मेथड। ट्रावर्सिंग मेथड में जनरली आप क्या करते हो, एक ट्रावर्स का फॉर्म कर देते हो, जिसमें टेबल को बार बार शिफ्ट किया जाता है, इसे ट्रावर्सिंग मेथड बोला जाता है। एंड लास्ट मेथड जो भी होता है आप लोगों का फोर्थ मेथड, दैट इज जनरली नथिंग बट रिसेक्शन मेथड। उसे कौन सा मेथड बोला जाता है, रिसेक्शन मेथड। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूंगा, अभी पहले वाले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था, इफ द प्लेन टेबल सर्विंग इज कैरिड आउट फ्रॉम ए सिंगल स्टेशन देन इट इज कॉल्ड एज। अगर सिंगल स्टेशन से आप प्लेन टेबल सर्वे का कैरिड आउट कर रहे हो तो उसे कौन सा मेथड बोलेंगे अपन, रेडिएशन मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या बोल रहा है, व्हाट इज नेसेसरी व्हेन द प्लेन टेबल हैज़ टू बी सेट अप मोर देन वन स्टेशन। ध्यान में रखना, ओरिएंटेशन एक ऐसा मेथड होता है जो कि नेसेसरी हो जाता है जब भी आप टेबल को
एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट करते हो। उसका काम क्या होता है, जनरली वो डायरेक्शन या फिर जो भी पोजीशन आप लोगों का प्रीवियस पॉइंट पे था वही सेम पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए, उसीलिए अपन ओरिएंटेशन का यूज़ करते हैं। ओरिएंटेशन का दो टर्म्स क्या है, जब भी हम टेबल को शिफ्ट करेंगे तब ओरिएंटेशन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ ओरिएंटेशन की अगर मैं बात करूँगा, मेथड ऑफ ओरिएंटेशन की बात करूँगा तो दो मेथड होते हैं। सबसे पहला होता है बैक साइडिंग मेथड एंड दूसरा वाला होता है मैग्नेटिक मेथड। बैक साइडिंग मेथड जो होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है बैक साइडिंग मेथड का ही, और इस मेथड में इसी को प्रिसाइज मेथड भी होता है। जनरली कहने का मतलब बैक साइडिंग मेथड को कॉमनली यूज़ किया जाता है और प्रिसाइज मेथड भी होता है, ठीक है। यहाँ तक ओरिएंटेशन खत्म होता है। उसके बाद में देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ए लाइन इज 78 मीटर प्लस 78 मीटर एंड माइनस 135.1 मीटर, देन द लेंथ ऑफ द लाइन इज, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द लाइन इज। तो सबसे पहले हम लैटिट्यूड और डिपार्चर को समझते हैं। लैटिट्यूड क्या बोलता है, लैटिट्यूड कहने का मतलब एक ऐसा लाइन जो कि एग्जैक्टली पैरेलल हो आपके नॉर्थ या फिर साउथ लाइन से। कहने का मतलब ये वाला आप लोगों का नॉर्थ लाइन हो गया, ये वाला ईस्ट लाइन हो गया। लैटिट्यूड कहने का मतलब जो लाइन आप लोगों का पैरेलल होना चाहिए किससे, नॉर्थ से। जो लाइन पैरेलल होता है आप लोगों के नॉर्थ साउथ लाइन से, उसे लैटिट्यूड बोला जाता है। उसी के साथ साथ डिपार्चर किसे बोलेंगे अपन, जो लाइन साउथ और ईस्ट लाइन से, सॉरी ईस्ट और वेस्ट लाइन से पैरेलल हो, ठीक है। तो हम लोगों के पास पता है कि जब भी क्लोज ट्रावर्स की हम बात करते हैं उस केस में समेशन ऑफ लैटिट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होना चाहिए। तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ ऑफ द लाइन निकालने के लिए। यहाँ पे क्या बोला है, लेंथ ऑफ द लाइन के बारे में बोला है। तो लेंथ ऑफ द लाइन का एक फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर इज नथिंग बट लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, मतलब डिपार्चर का स्क्वायर। देयरफॉर एल स्क्वायर आप लोगों को जो भी गिवन है, इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, एल कितना है 78 का स्क्वायर प्लस 135 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों का जो आंसर वो निकल के आता है, आप लोगों का आंसर निकल के आता है, क्या निकल के आता है, 156 मीटर, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखो ये क्या बोला है, हमने लेंथ ऑफ द लाइन निकालना सीखे। कहने का मतलब सर अगर लेंथ निकालना रहा तो हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, हमारा फार्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ, हमारा फार्मूला बन जाता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। सर अगर उसने बियरिंग निकालने के लिए बोला था तो हमें पता है कि बियरिंग क्या होता है, बियरिंग इज नथिंग बट tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या करते थे, डी बाई एल, डिपार्चर डिवाइड बाई लैटिट्यूड। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा फिर, tan इनवर्स डी बाई एल। डिपार्चर भी आपको गिवन है, लैटिट्यूड भी आपको गिवन है। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बियरिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर उसने बोला हो अगर क्वेश्चन में कि आप लोगों को जो बियरिंग निकालना है वो रिड्यूस बियरिंग में निकालना है, तो आप लोगों को नॉर्थ और जो भी ईस्ट और साउथ आने वाला उसकी तरफ ध्यान देना। देखो सबसे पहले एन आ रहा प्लस लैटिट्यूड आपका पॉजिटिव है, मतलब डेफिनेटली वो नॉर्थ होने वाला है, और जो डिपार्चर आपका नेगेटिव है तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, वेस्ट होने वाला है। इतना क्लियर है सभी का, इतना क्लियर है सभी का, आई थिंक इतना क्लियर है सभी का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है, द फिगर शोज द रीडिंग्स आर। देखिए जनरली वर्नियर्स का रीडिंग है। सबसे पहले अपन समझेंगे कि वर्नियर का रीडिंग किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो जो अपन वर्नियर का रीडिंग कैलकुलेट करते थे थियोडोलाइट का, जो उसका जो भी एक मेथड होता है वो क्या होता था, जो टोटल रीडिंग होता है दैट विल बी सम ऑफ मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होता है, जो भी आप लोगों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो भी एक इंडेक्स होता है वो जहाँ पे 0 आता है, मतलब आप लोगों का जो लोअर वाला लाइन है उसको अपन क्या बोलते थे, मेन स्केल रीडिंग। कहने का मतलब आपको देखना है कि 0 अपर वाले स्केल का 0 कहाँ पे आ रहा। वर्नियर स्केल रीडिंग मतलब जो भी आप लोगों को स्केल गिवन था उसमें से कौन सा लाइन ओवरलैप हो रहा है। और एक चीज़ हमें पता है कि सर मेन स्केल रीडिंग में क्या होता है, वो डिग्री एंड किस में होता है, मिनट में होता है। उसी तरह से वर्नियर स्केल रीडिंग में किस में होता है, मिनट एंड सेकंड में होता है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले समझते, देखो जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा, तो मैंने बोला था कि जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें आप लोगों को क्या देखना है कि जो आप लोगों का इंडेक्स है 0 वो कहाँ पे आता है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छे से देखते हो तो ये वाला देखिए आप लोगों का 0 का लाइन देखने को मिल रहा है, 0 का लाइन। जिसमें देखिए जनरली 120, 125, 125, 126, 127 के थोड़ा सा नज़दीक में। तो अपन MSR मेन स्केल रीडिंग अपन क्या मान लेते, 126, ठीक है ना, 126, 127, 127 मान के चलते हैं। फिलहाल अपन ऑप्शन देख के उसे गेस करेंगे। उसके बाद में हमें क्या देखना है, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या लिखा जाता है कि कौन सा लाइन ओवरलैप हो रहा। तो आप लोग अगर अच्छे से आप लोग इसको देखते हो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है ना। ये वाला लाइन क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। तो आप लोगों को वो
देखने को मिलेगा। देखिए अच्छे से आपको ये वाला लाइन ओवरलैप होते हुए दिखेगा। तो ये वाला लाइन मतलब 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14, 15 डिग्री, ठीक है ना। तो 15 मिनट कहने का मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग आप लोगों का कितना आ गया था, 127 डिग्री। 127 यहाँ पे डिग्री और मिनट में होता है ना। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से आप लोग, किसमें नहीं के 120 के बाद में एक ही लाइन देके मतलब वो 30 मिनट कंसिडर किया, 30 + 30 60 मिनट मतलब 1 डिग्री। तो यहाँ पे कितना देखिए आप लोगों को, इसे 127 डिग्री मान के चलिए मेन स्केल रीडिंग। उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग आप लोग अगर देखे थे तो 10 डिग्री 15 मतलब 15 मिनट, 10 मिनट 15। वर्नियर स्केल रीडिंग में ऊपर वाले में क्या होता है, मिनट और सेकंड में होता है। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये वाला जो लाइन है ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है, एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है मतलब 15 मिनट। देयरफॉर आप लोगों का जो टोटल रीडिंग निकल के कितना आ गया है, 127 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। टोटल रीडिंग आप लोगों का कितना आ गया था, 127। कहने का मतलब टोटल रीडिंग इज नथिंग बट इट इज़ द समेशन ऑफ क्या था आप लोगों का, मेन स्केल रीडिंग 127 डिग्री प्लस 15 मिनट। तो टोटल हो जाता था आप लोगों को 127 डिग्री 15 मिनट। तो देखिए ऑप्शन में आप लोगों को देखिए फोर्थ वाला ऑप्शन 127 डिग्री 14 मिनट देखे है। तो इसके नियरली अप्रॉक्सीमेट आप लोगों को देखना है, तो ये वाला विल बी द योर करेक्ट आंसर। तो इसमें आप लोगों को दो चीज़ सीखने को मिला है कि जो मेन स्केल रीडिंग में लेने वाला हूँ वो क्या देखने वाला हूँ, जो मेरा जीरो वाला इंडेक्स कहाँ पे ओवरलैप हो रहा, और ओवरलैप नहीं, जीरो वाला इंडेक्स कहाँ पे आ रहा है। और वर्नियर स्केल रीडिंग में हमें क्या देखने को नीड है कि कौन सा लाइन ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज फॉर एडजस्टमेंट ऑफ वर्नियर इन थियोडोलाइट इज डन विथ, मतलब वर्नियर को हमें एडजस्ट करने के लिए, वर्नियर का जो भी एक फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कौन से स्क्रू की नीड होता है, ठीक है। यहाँ पे फाइन लिखना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइन, मतलब फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए वर्नियर को, थियोडोलाइट के जो वर्नियर्स होते हैं उसमें फाइन एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कौन से स्क्रू की नीड किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्लैम्प स्क्रू, टेंजेंट स्क्रू, लेटरल स्क्रू और फोकसिंग स्क्रू। तो हमें पता है टेम्पररी एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है। लेवलिंग करने के लिए अपन क्लैम्प स्क्रू का यूज़ किया जाता है। अपर क्लैम्प को अगर मैं टाइट कर देता हूँ, लोअर क्लैम्प को अगर मैं क्या कर देता हूँ, अगर लोअर क्लैम्प को मैं लूज़ कर देता हूँ टेलीस्कोप पूरा मूव होता है। उसी तरह से अगर मैं अपर क्लैम्प को लूज कर देता हूँ और लोअर क्लैम्प को टाइट कर देता हूँ, टेलीस्कोप क्या होता है, ऊपर के अपर प्लेट से जस्ट मूव होता है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि एक टेंजेंट स्क्रू होता है, अगर उसको मैंने मूव किया हूँ, अपर क्लैम्प दोनों को टाइट करके उसे मूव करना होता है, तो क्या होता है आप लोगों का जो टेलीस्कोप है वो स्लो मोशन में, या फिर आप लोगों का जो रीडिंग्स है वो स्लो मोशन में मूव होता है। मतलब फाइन एडजस्टमेंट अगर आप लोगों को करना हो, फाइन एडजस्टमेंट अगर आप लोगों को करना है, या फिर आप लोग के इंस्ट्रूमेंट को स्लो मोशन में मूव कराना हो, जिसे फाइन एडजस्टमेंट भी बोला जाता है, उस केस में आप लोगों को कौन सा स्क्रू यूज़ करना पड़ेगा, टेंजेंट स्क्रू यूज़ करना पड़ेगा। आप लोग एक बार कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट देख लेना, ठीक है। तो अपन और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग टेम्पररी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट का। टेम्पररी एडजस्टमेंट में क्या क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों का होता है सेंटरिंग, फिर होता है आप लोगों का लेवलिंग, फिर होता है आप लोगों को फोकसिंग, ठीक है। तो सेंटरिंग किस तरह से किया जाता है आप लोगों को पता है, जस्ट आप लोगों को क्या करना है, यूफॉर्क की हेल्प से या फिर प्लम बॉब की हेल्प से सेंटर पॉइंट को कोइंसाइड कर लेना है। लेवलिंग के लिए आप लोगों को पता है इस तरह के स्क्रू दिए जाते हैं, उन फूड स्क्रू को आप लोगों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके देख के उसको आप लोगों को सेंटरिंग कर लेना है। और फोकसिंग करने के लिए जो ऑब्जेक्ट ग्लास और आईपीस को फोकसिंग करने के लिए आप लोगों को एक फोकसिंग स्क्रू प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। अभी अपन टैकोमेट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का, फ्रॉम द फिगर फाइंड द RL ऑफ P गिवन बाय द रिलेशन। ध्यान में रखना, फिगर को अपन अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले फिगर को अपन अच्छे से देख लेते हैं। क्या बोला है उसने, RL ऑफ P निकालना है, मतलब आप लोगों को इस पॉइंट का RL निकालना है, ठीक है। RL ऑफ P आप लोगों को निकालना है, मतलब इस पॉइंट का आप लोगों को RL निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते कैसे निकलेगा इस पॉइंट का RL। तो ये वाला जो हो गया, ये वाला आप लोगों का लाइन ऑफ एक्सिस हो गया है। तो यहाँ पे बेंचमार्क है, तो अगर मैं करता हूँ, समझना बेंचमार्क, देखो ये जो RL निकालना मतलब आप लोगों को वर्टिकली जाना है, मतलब आप लोगों को सांप सीढ़ी वाला जो खेल में क्लास में बोलता हूँ उसी तरह से आप लोगों को चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास बेंचमार्क गिवन है। बेंचमार्क से देखो यहाँ पे H1 है, ये वाला जो लाइन है H1 का, ये वाला V1 है, ठीक है ना। डिप्रेशन में है तो मतलब हमें अगर सेंटर एक्सिस तक जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क प्लस, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, बेंचमार्क प्लस, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, सबसे पहले अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट है बेंचमार्क। बेंचमार्क से अगर आप यहाँ तक चले गए
h1, फिर यहाँ तक आगे मतलब v1। तो आप लोगों को पता है भाई, आप लाइन ऑफ एक्सिस में हो तो लाइन ऑफ एक्सिस हर जगह पे सेम होता है, लाइन ऑफ एक्सिस हर जगह पे सेम होता है। कहने का मतलब बेंचमार्क प्लस h1 प्लस v1, v1 के बाद में अगर आप लोग उसके साथ v2 को भी ऐड कर देते हो तो आप इस पोजीशन में आ जाओगे। अगर वहाँ से आप लोग नीचे की तरफ गए तो -h2, तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, RL ऑफ P मिल जाएगा। कहने का मतलब आप लोगों को अभी तो फार्मूला बन के निकलता है, वो क्या निकलेगा फार्मूला आप लोगों का, जो फार्मूला आप लोगों का बन के निकलेगा मतलब RL ऑफ बेंचमार्क प्लस h1 प्लस v1 प्लस v2 माइनस h2। ठीक है, दिस विल बी योर फार्मूला। ठीक है, तो अपन देखते हैं ऑप्शन में फार्मूला निकालने के लिए बोला है, तो इसका फार्मूला आप लोगों का क्या हो सकता है, बेंचमार्क प्लस h1 प्लस v1 प्लस v2 माइनस h2। दिस विल बी योर फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग RL ऑफ P। ठीक है, ध्यान में रखना है जो कंसेप्ट मैंने यूज़ किया हूँ यहाँ पे था। अगर बेंचमार्क गिवन है तो आपको h1 में जाना है, v1 में जाना है, लाइन ऑफ एक्सिस में आगे, फिर v2 में जाना है, v2 में तो मतलब सेंटर हेयर तक आगे, फिर उसके बाद में नीचे आना है, तो आप लोगों को RL ऑफ P मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ कर्व विथ कन्वेक्स सरफेस इज अपवर्ड साइड इज नोन एज समिट कर्व, वैली कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, रिवर्स कर्व। सबसे पहले तो अपन कर्व को समझ लेते थोड़ा सा। कर्व क्या होता है, कर्व इज़ नथिंग बट जब भी हमें सपोज एक ए वाला आप लोगों का सर्वे लाइन हो गया, तो ड्यू टू सम जियोलॉजिकल कंडीशन आप रोड सरफेस को यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरह से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में जब दो लाइन को आप जोड़ते हो किसी एक आर्क से, उसे ही क्या बोला जाता है, कर्व बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कर्व बोला जाता है। मतलब ड्यू टू जियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से आपको जो लाइन, रोड का जो सर्वे लाइन है यहाँ से नहीं ले जा सकते, तो हम उसे क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते, तो इसी को ही क्या बोला जाता है, कर्व बोला जाता है। ठीक है, तो अपन समझेंगे कि पार्ट ऑफ कर्व क्या होता है। जो भी हाईवे में हम कर्व प्रोवाइड करते हैं, जो भी हाईवे में अपन कर्व प्रोवाइड करते हैं, जनरली वो दो टाइप के कर्व होते हैं, हॉरिजॉन्टल कर्व एंड वर्टिकल कर्व। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व में भी काफ़ी टाइप्स के कर्व है। सबसे पहले सिंपल सर्कुलर कर्व होता है, ट्रांजिशन कर्व होता है, रिवर्स कर्व होता है, कंपाउंड कर्व होता है। ठीक है, सिंपली हमें समझना है, सबसे पहले कि कर्व में से सिंपल कर्व कौन सा होता है, कर्व में से सिंपल कर्व कौन सा होता है। ठीक है, तो सिंपल कर्व कहने का मतलब समझिएगा, जब दो लाइन को किसी एक आर्क से जोड़ा जाता है, सिंगल आर्क से अगर जोड़ा जाता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे। ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व बोलेंगे। उसी तरह से जब भी समझना, अभी अपन बात करेंगे दूसरा वाला जो कि होता है कंपाउंड कर्व की बात करेंगे। जनरली दिस आर द टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ठीक है, हमने अभी जो इमेज देखी थी, इसमें देखो जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स है उसके कौन से टाइप है, सर्कुलर कर्व, सिंपल कर्व, रिवर्स कर्व, कंपाउंड कर्व और ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं, हमने सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अभी हम बात करने वाले हैं किसके रिगार्डिंग, कंपाउंड कर्व के रिगार्डिंग। ठीक है, ओके, तो कंपाउंड कर्व कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कर्व जिसमें कि कंसिस्ट होता है टू और मोर आर्क। मतलब देखिए, ये वाला एक आर्क, दूसरा मतलब उसमें एक या एक से ज़्यादा आर्क हो सकता है विद डिफरेंट रेडियाई। देखिए, ये वाला इसका रेडियस यहाँ पे है, इसका रेडियस यहाँ पे है, विद डिफरेंट सेंटर्स। ठीक है, कहने का मतलब कंपाउंड कर्व कहने का मतलब एक ऐसा कर्व जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा आर्क का यूज़ किया जाता है। फिर आर्क आता है जिसका कि रेडियस, उसका जो रेडाई होता है वो डिफरेंट होता है, और उन रेडियस का जो सेंटर भी होता है वो डिफरेंट होता है। कहने का मतलब यही होता है आप लोगों का कौन सा कर्व, कंपाउंड कर्व। ठीक है, कंपाउंड कर्व। उसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं रिवर्स कर्व के बारे में। ठीक है, तो रिवर्स कर्व में क्या होता है, एक ऐसा कर्व जिसमें कि टू आर्क्स होते हैं जिसका इक्वल और डिफरेंट रेडियाई, जो रेडाई जो हो सकता है वो इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट क्या होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और एक चीज़ ध्यान में रखना है आप लोगों को रिवर्स कर्व में, इसमें नहीं क्या होता है, कॉमन टेंजेंट होता है। जो भी पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान में रखना है। क्या बोला हूँ, रिवर्स कर्व क्या होता है, जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा कर्व हो सकते हैं, और दो कर्व में उसका जो रेडाई होगा वो इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट वो क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और जिसका जो एक टेंजेंट क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है ना, जैसे ये वाला पॉइंट क्या होता है, वो उसका जो टेंजेंट जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट रिवर्स। उसके बाद में अपन समझेंगे कि ट्रांजिशन कर्व क्या होता है। देखो, ट्रांजिशन कर्व कहने का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कर्व जिसका जो रेडियस है वो वेरिंग होता है। कहने का मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट नहीं होता है, वो वेरिंग रहता है। कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर क्या होता है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट टू फाइनाइट। कहने का मतलब इनफाइनाइट टू फाइनाइट, हमेशा ध्यान में रखना है। एक ऐसा कर्व जिसका जो रेडियस होता है वो
वेरिंग होता है ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे वो ग्रेजुअली वेरिंग होता है इनफाइनाइट टू फाइनाइट वैल्यू इक्वल टू द सर्कुलर कर्व। और वो सर्कुलर कहने का मतलब देखो यहाँ पे इसका क्या है, ट्रांजिशन कर्व है, यहाँ पे सिंपल सर्कुलर कर्व है और यहाँ पे भी ट्रांजिशन कर्व है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट आप लोगों का क्या है, वो ट्रांजिशन कर्व है। तो कहने का मतलब एक पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है, एक ऐसा कर्व जिसका जो रेडियस होता है वो वेरिंग ग्रेजुअली कहाँ से, इनफाइनाइट टू फाइनाइट वैल्यू तक। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या बोला था उसने कि अ कर्व हैविंग कन्वेक्सिटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, अगर कन्वेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में हो। तो अभी तक हमने क्या समझे कि हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होता है, अभी हम समझेंगे वर्टिकल कर्व्स क्या होता है। ठीक है, तो वर्टिकल कर्व्स कहने का मतलब समझना, एक ऐसा कर्व समिट, वर्टिकल कर्व की अगर मैं बात करूंगा तो दो टाइप के कर्व होते हैं। कौन से दो टाइप के कर्व होते हैं, सिंपली एक होता है समिट कर्व एंड दूसरा होता है वैली कर्व। समिट कर्व कहने का मतलब अगर उसका कन्वेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, उसका अगर कन्वेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, समिट कर्व। अगर उसका कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वैली कर्व। सिंपल स्टेटमेंट है, एक कर्व जिसका कन्वेक्सिटी अपवर्ड डायरेक्शन में उसे अपन क्या बोलेंगे, समिट कर्व। एक ऐसा कर्व जिसका कन्वेक्सिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसे अपन क्या बोलेंगे, वैली कर्व। वर्टिकल के दो ही टाइप ऑफ कर्व्स होते हैं, समिट कर्व एंड वैली कर्व। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सर। उसके बाद में हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड केसेस की बात करेंगे। अगर स्टैंडर्ड केसेस की अगर मैं बात करूंगा, जिसमें कि क्या होता है आप लोगों का जो कॉर्ड लेंथ होता है, कॉर्ड लेंथ अगर कितना है, अगर 20 मीटर है, अगर कॉर्ड लेंथ 20 मीटर है, ध्यान में रखना कॉर्ड लेंथ कितना बोला हो, 20 मीटर अगर आप लोगों का कॉर्ड लेंथ है, तो उस केस में जो R इज इक्वल टू हो जाता है 1145.45 डिवाइडेड बाय D। स्टैंडर्ड केसेस में अगर आप लोगों का जो कॉर्ड लेंथ होता है वो अगर 20 मीटर है, तो आप लोगों का रिलेशन क्या बनता है, R और D के बीच में, वेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्व एंड D इज द डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, 1145.45 डिवाइडेड बाय D, क्या बोला हूँ मैंने, 1145.45 डिवाइडेड बाय D। ये रिलेशन हो गया डिग्री ऑफ कर्व व्हेन द कॉर्ड लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, उसी के साथ साथ अभी अपन बात करेंगे जब कॉर्ड लेंथ आप लोगों का कितना हो, 30 मीटर हो। जब कॉर्ड लेंथ आप लोगों का 30 मीटर हो और जो डिग्री है वो 6 डिग्री जनरली अपन स्टैंडर्ड मानते हैं, कहने का मतलब कॉर्ड लेंथ 30 मीटर रहेगा, उस केस में आप लोगों का R इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1719 डिवाइडेड बाय D। ये आप लोगों का क्या हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया, स्टैंडर्ड रिलेशन हो गया। 30 मीटर कॉर्ड के लिए आप लोगों का जो रिलेशन बनता है वो क्या हो गया आप लोगों का, R इज इक्वल टू 1719 D। यहाँ तक क्लियर है सभी का, कर्व के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बाद में हम सेकंड टॉपिक भी देख लेते हैं, मेथड ऑफ सेटिंग आउट द सिंपल सर्कुलर कर्व। तो मेथड होते हैं, सबसे पहला एक मेथड जो होता है वो जनरली आप लोगों का होता है लीनियर मेथड। पहला मेथड जो भी आप लोगों का होता है वो होता है लीनियर मेथड। देखो हर एक टॉपिक के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है। एंड सेकंड वाला जो मेथड होता है वो जनरली होता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। ठीक है, लीनियर मेथड को ही क्या बोला जाता है, चेन एंड टेप मेथड भी बोला जाता है, ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते। सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर मेथड का, उसके अंदर भी कुछ मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो उसके अंदर आता है वो आता है ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड। फर्स्ट मेथड हो गया लीनियर मेथड का। सेकंड जो होता है वो आप लोगों का होता है सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, या फिर इसे क्या बोला जाता है, वर्साइन मेथड भी बोला जाता है। जनरली आप नाम जान लो, इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है। जो थर्ड वाला जो होता है इसके अंदर ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, एंड जो लास्ट वाला होता है वो होता है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, चार मेथड कौन से बोला हो मैंने, चेन एंड टेप मेथड के, या फिर लीनियर मेथड के, ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, ये वाला ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड मेथड, वर्साइन मेथड, ऑफसेट फ्रॉम क्या बोला हो मैंने, द टेंजेंट मेथड, एंड लास्ट वन इज द ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस मेथड। ये वाला लीनियर मेथड का हो गया। एंड उसके बाद में जो होता है वो होता है सेकंड वाला आप लोगों का जो भी मेथड होता है, दैट इज नथिंग बट
इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इसमें रैंकाइंस मेथड। ध्यान में रखना है, रैंकाइंस मेथड कौन से में आता है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड में आता है। उसके बाद में बी वाला टू थियोडोलाइट मेथड एंड सी जो थर्ड वाला इंस्ट्रूमेंटेशन का ही थर्ड वाला क्लासिफिकेशन है, टैक्योमेट्रिक मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड के कौन से रैंकाइंस मेथड, टू थियोडोलाइट मेथड एंड टैक्योमेट्रिक मेथड। इज दैट क्लियर? तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोगों के सामने, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल स्टेशन आर। जो करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल स्टेशन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, थियोडोलाइट एंड ईडीएम। इतना समझना है आप लोगों को। एक करेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टोटल स्टेशन क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, थियोडोलाइट एंड ईडीएम। थियोडोलाइट एंड कंपास भी नहीं, थियोडोलाइट एंड ईडीएम भी नहीं, ईडीएम एंड जीपीएस भी नहीं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, थियोडोलाइट एंड ईडीएम। ठीक है, कहने का मतलब। उसके बाद में अपन लास्ट वाला समझते हैं, नहीं सेकंड लास्ट समझते हैं। द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल वेरी फ्रॉम। डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है, मैंने बोला जब भी सर्वे लाइन पास होता है ड्यू टू सम जियोलॉजिकल कंडीशन हम लाइन को यहाँ से प्रोसीड नहीं कर पाते, उस केस में अपन क्या करते हैं, इसी जो सर्वे लाइन को हम डिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये जो कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ है उसे ही क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल बोला जाता है। कितने एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुआ है उसे ही अपन क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल। आप लोग ध्यान देना। तो इसको हम यहाँ तक भी डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ तक भी एग्जैक्टली यहाँ तक भी डिफ्लेक्शन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब वो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा, इस तरह से वो यहाँ से मतलब 0 टू पूरा यहाँ तक वेरी हो रहा, मतलब 0 to 180 डिग्री तक वेरी हो रहा। समझना है। डिफ्लेक्शन अपन डिफ्लेक्शन एंगल कब करते हैं, जब सर्वे लाइन ड्यू टू सम जियोलॉजिकल कंडीशन उसी लाइन को अपन प्रोसीड नहीं कर सकते। तो ट्रू लाइन एंड जो एंगल होता है, इन्हीं दो एंगल के बीच को जो बोला जाता है, फाई से इसको डिनोट किया जाता है, उसे अपन क्या बोला जाता है, डिफ्लेक्शन एंगल। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने था कि डिफ्लेक्शन जो एंगल होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है, 0 to 180 डिग्री तक वेरी होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फॉर क्लोज ट्रैवर्स हैविंग 5 साइड्स द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल विल बी। दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका आंसर क्या है उसे अपन बाद में समझेंगे। समझना है, अगर हम क्लोज ट्रैवर्स की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अगर इंटीरियर एंगल आप लोगों को निकालना है, सर इंटीरियर एंगल क्या होता है, सपोज इस तरह का आप लोगों का एक ट्रैवर्स है, इस तरह का अगर आप लोगों का एक ट्रैवर्स है, क्लोज ट्रैवर्स हो गया, दो लाइन स्टार्टिंग लाइन एंड लाइन एक दूसरे से मिट हो रहे तो क्लोज ट्रैवर्स हो गया। तो ए वाला जो आप लोगों का पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट आप लोगों का इंटीरियर एंगल, एंड ए वाला जो आखिरी का पार्ट है दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, समझना कि इन केस ऑफ क्लोज ट्रैवर्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ आई लिखता हूँ, मतलब इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। उसी के साथ साथ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। दो गुरु मंत्र है ये वाले, आप लोगों के पास दो फार्मूलेस है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इनके सब क्लोज ट्रैवर्स कितना होना चाहिए, 2n-4 इंटू 90 डिग्री। उसी के साथ साथ वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन्स। समझना, n इज नथिंग बट नंबर ऑफ लाइन्स या फिर नंबर ऑफ साइड, कितने साइड है वही ट्रैवर्स का कितने साइड है। और अगर एक्सटीरियर एंगल आप लोग को निकालना है तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए, 2n+4। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, फॉर क्लोज ट्रैवर्स हैविंग 5 साइड्स, मतलब n इज इक्वल टू 5 हो गया, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल बी, देयरफॉर हमें पता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हमें फॉर्मूला 2n+4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है ना, इज इक्वल टू 2n मतलब 10+4 14 इंटू 90 डिग्री अगर आप करते हो तो आप लोग का आंसर निकल जाएगा 1260। तो आप लोग का आंसर नंबर डी इज करेक्ट। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूंगा, अगर उसने इंटीरियर एंगल बोला होगा, एक्सटीरियर एंगल नहीं इंटीरियर एंगल, उस केस में आप लोगों का क्या बन जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 डिग्री, n इज नथिंग बट 5 साइड्स बोला है, तो उस केस में 2 इंटू 5 10-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 10-4 इंटू 6 इंटू 90 डिग्री, दैट विल बी योर 540 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक था आप लोगों का 10 क्वेश्चन मैंने लिया हूँ डिफरेंट टॉपिक से। अच्छे से कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हूँ। इनको अच्छे से देखिए, इन्हीं को आप प्रिपेयर करके जाइए, मैक्सिमम आप लोगों का 15 से 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, अगर इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो प्लीज़ से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो। ओके देन, थैंक यू, लव यू एवरीवन।